आगे का टॉपिक समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद लिखना। साउंड, ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। साउंड चैप्टर का आगे का टॉपिक, जिसमें लिखा हुआ है ध्वनि की प्रबलता एवं तीव्रता में क्या करिए, अंतर लिखते। तो प्रबलता और तीव्रता में देख चुके हैं ना कि क्या अंतर है। तो देखो, तीव्रता और प्रबलता, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, ध्वनि का क्या, तीव्रता कहा जाता है। जो जितना बल लगा करके बोला जाए, यानी 1 सेकंड एकांक क्षेत्रफल, एक लंबाई एक चौड़ाई जो होता है, उसका जो क्षेत्रफल जो 1 सेकंड में गुजरने का जो समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, तीव्रता। और प्रबलता क्या है, जितना जोर से कान को गूंजाए, है ना, कानों की संवेदनशीलता को माप को क्या कहा गया, प्रबलता कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, तीव्रता और प्रबलता दोनों एक चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर बोला कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल क्या है उसको देखेंगे। ध्वनि तरंग एक ऐसा तरंग बताए थे, आंतरिक तरंग है, जो अनुदैर्घ्य तरंग का क्या है, उदाहरण है। किसी माध्यम में ध्वनि का एक निश्चित चाल से संचरित होता है। जो भी माध्यम होगा ध्वनि का क्या होगा, एक निश्चित चाल होगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के ताप पर। ऑप्शन दिया रहेगा, ताप को क्या करेंगे, ताप पर निर्भर करता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ताप घटने पर ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा है देखो, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठोस से किस में जाते हैं, गैसीय अवस्था में जाते हैं, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में है, ठोस में। फिर किस में, द्रव में। तो सबसे लास्ट में किस में, गैस में। क्या है देखो, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 332 मीटर पर सेकेंड है। वायु में ध्वनि की चाल कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 332 मीटर पर सेकेंड है। तथा 22 डिग्री सेल्सियस, जैसे तापमान बढ़ गया, 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ध्वनि की चाल कितना, 332 से 344 मीटर पर सेकेंड हो गया। अर्थात ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी, और ताप घटेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगा, घटेगा। देखो, ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए उसको ध्यान से देखें। विभिन्न माध्यमों में पदार्थ की क्या, ध्वनि की चाल। तो सबसे पहला माध्यम कौन लिए, ठोस माध्यम, है ना। ठोस में कौन सा, एल्युमिनियम। सबसे अधिक चाल किसमें, एल्युमिनियम में। कितना, 1 सेकंड में कितना, 6400 मीटर पर सेकंड चलता है। समझ रहे हैं। निकेल जो धातु है वो भी उसमें कितना, 6040 मीटर पर सेकेंड। लोहा में कितना, 5950 मीटर पर सेकेंड। स्टील में कितना, 5960 मीटर पर सेकेंड। पीतल में कितना, 4300 मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना, 3980 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होता है, ध्वनि चलती है। फिर आया ठोस। फिर दूसरा माध्यम कौन था, द्रव। दूसरा माध्यम कौन, द्रव। द्रव में कौन सा, समुद्री जल। समुद्री जो जल है उसमें कितना, 1531 मीटर पर सेकेंड। आसुत जल जो है उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलती है ध्वनि। इथेनॉल है उसमें 1207 मीटर पर सेकेंड, और मेथेनॉल है वो 1105 मीटर पर सेकेंड। ये सब विभिन्न माध्यम में जिसमें ध्वनि की क्या है, चाल है। फिर आया कौन सा अवस्था, गैस अवस्था। गैस में कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना, 1284 मीटर पर सेकेंड। गैसीय अवस्था में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना, 1 सेकंड में कितना, 1284 मीटर। हीलियम में कितना, 968 मीटर पर सेकेंड। वायु जो है वो कितना, 346 मीटर पर सेकेंड। और ऑक्सीजन है वो कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कितना, 213 मीटर पर सेकेंड। तो देखते होंगे इस डाटा को देखने पर, ठोस, द्रव और गैस को देखने पर, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड चलता है वो किसमें, ठोस में, और सबसे कम जो स्पीड चलता है वो किसमें। ये डाटा पूछ सकता है, और नहीं तो ऑप्शन देगा कि ध्वनि की चाल, है ना, बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले गैस लिखेंगे, फिर द्रव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ठोस। और यदि घटते क्रम में बोले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठोस, फिर द्रव, तो सब बाद में क्या, गैस लिखेंगे। चलो नोट करो, हल्ला नहीं करो।
देखो क्या लिखा हुआ है सो, ध्वनि की चाल सर्वाधिक सबसे किसमें अधिक होता है? ठोस में। उसके बाद सबसे कम किसमें? गैस में। और मध्यम किसमें? द्रव में होता है। आगे का टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता था ना, उस प्रकार से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। लेकिन किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन अलग तरीके से। प्रकाश का परावर्तन क्या करता था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतन कौन, परावर्तन कौन, ये सब बनाता था। लेकिन इस सब में इसमें नहीं है। ये क्या होता है? परावर्तक सतह के डिपेंड कर जाता है। क्या लिखा है देखो, जब ध्वनि तरंग किसी स्रोत से उत्पन्न होकर संचरित होती है, यानी जो कोई बोल रहा है, चाहे कहीं बॉक्स बज रहा है, तब उसके मार्ग में कोई अवरोध आता है, उसके मार्ग में कोई दीवार, कोई घर है ना, या कोई चट्टान या कोई पहाड़ आता है, तो अवरोध आता है, तो उसके सतह से टकरा कर वह ध्वनि क्या होती है? पुनः वापस लौट आती है। तो उसके सतह से टकरा कर पुनः ध्वनि तरंग स्रोत की ओर मुड़ जाती है। तो इस तरह इस घटना को ध्वनि का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। ध्वनि का परावर्तन परावर्तक सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि परावर्तक सतह अधिक रहेगा तो परावर्तन क्या होगा? ज्यादा होगा। परावर्तक सतह कम होगा तो ध्वनि का परावर्तन होगा क्या? नहीं होगा। ध्वनि का परावर्तन परावर्तन परावर्तक सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि परावर्तक सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, ध्वनि का परावर्तन भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इसके बाद आया प्रतिध्वनि। कौन आया? प्रतिध्वनि, जिसको बॉक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स बोलता है इको बढ़ाओ, मतलब एक ही आवाज को 2-3 बार क्या करना? सुनना। वो क्या कहलाता है? इको कहलाता है, अर्थात प्रतिध्वनि। जब प्रावर्तित ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है, प्रावर्तित ध्वनि कहाँ होती है? हमारे कानों में सुनाई देती है, तो उसे क्या कहा गया? प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्यान से सुनो, इको सुनने के लिए स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी कहाँ? कम से कम कितना? या परावर्तक सतह की दूरी कितना? 16.6 मीटर होना चाहिए। 16 कितना? 6 मीटर, जिसको सिंपल सी भाषा में 17 मीटर लिख दिया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना? 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क में जो हम बोल रहे हैं ना, आपके दिमाग में जो आवाज जाकर के गूंज रहा है, वो कितना? मात्र 0.1 सेकेंड तक कोई चीज बोल रहे हैं ना, तो आपको सुनाई पड़ रहा है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितना? 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। सुस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए, यानी इको कभी कभी दे देते हैं ना, बहुत ज्यादा इको दे देते हैं, तो आवाज क्या होता है? आता है अच्छा? क्या नहीं आता है? तो सुस्पष्ट ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितना? 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। यानी इको दिए तो इसके जो आवाज जो निकलता है बॉक्स से या फिर कहीं से, तो उसमें जो आवाज आ रहा है वो स्पष्ट के लिए कम से कम स्लो मोशन में 0 कितना? 1 सेकेंड के समय से क्या होना चाहिए? आवाज निकलना चाहिए। नहीं तो एकदम फटफट 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 बोल रहे, क्या बोल रहे, कुछ सुनाई पड़ रहा है क्या? नहीं समझ में आएगा। ध्वनि को अवरोध तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस स्रोत तक आने में तय की गई दूरी कितना? 34.4 मीटर होता है। 17.2 जो होता है ना, तो लगभग कितना? 16.6 मीटर या 17 मीटर या 17.2 मीटर। तो 17.2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ देखो 16.6 को 2 से गुना करो तो कितना होगा? 33.2 मीटर होगा आने और जाने का। यदि 17.2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 कितना? 4 मीटर होगा। तो ये लिखा है कि जो गया और फिर वापस आया वो कितना दूरी तय करता है? 34 कितना? 4 मीटर। प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रतिध्वनि का उपयोग नदी की चौड़ाई प्राप्त करने के लिए, किसी स्थान से पर्वत की दूरी प्राप्त करने के लिए, समुद्र में डूबे हुए पनडुब्बी की स्थिति पता करने के लिए, कुआं या तालाब की गहराई पता करने के लिए, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ईटीसी के लिए क्या प्रतिध्वनि का प्रयोग किया जाता है। आज यहीं तक, कल आगे बता दिया जाएगा अनुरणन। चलो नोट करो।